में 1998 की दोपहर की धूप ने अहमदाबाद के एसफाल्ट को एक शिमरिंग हीट रेडिएटिंग टेप की तरह तपा दिया था। 24 ईयर ओल्ड रमजान भाई ने अपनी बजाज रियर इंजन ऑटो रिक्शा के घिसे हुए ब्लैक प्लास्टिक हैंडलबार को पकड़ा और एक ब्लू हैंकरचीफ से अपने माथे से स्वेट और रोड डस्ट के मिक्सचर को पोंछा। वह मणिनगर के रेसिडेंशियल नेबरहुड और लाल दरवाजा के फैले हुए कमर्शियल मार्केट के बीच स्कूटर सवारों, सिटी बसों और हैंडकार्ट्स की क्याओटिक भीड़ के बीच से रास्ता बना रहे थे। अच्छे दिनों में रमजान का मीटर 150 और 200 रुपीज के बीच दिखाता था। बुरे दिनों में रिलीफ रोड के पास फ्लैट टायर या लंबे ट्रैफिक जाम की वजह से उनकी नेट इनकम 110 रुपीज से भी नीचे गिर जाती थी। लगातार 5 ईयर्स से रमजान की लाइफ यही बन चुकी थी। सुबह 5 o'clock उठना, गैस डिपो पर लाइन लगाना, झुलसा देने वाली गर्मी में पैसेंजर्स को ले जाना और रात में अपना कैश काउंट करना। फिर भी हर एक शाम बिल्कुल एक ही तरह से एंड होती थी। जब तक वह रिक्शा ओनर को डेली व्हीकल रेंटल फी देते, टैंक रिफिल कराते, डेली ग्रोसरीज का पे करते, अपनी सिस्टर की स्कूल फी के लिए एक छोटा सा हिस्सा अलग रखते और दरभंगा, बिहार में अपनी विडो मदर को मनी ऑर्डर भेजते, उनकी जेबें पूरी तरह खाली हो चुकी होती थीं। रमजान कोई स्पेंडर नहीं थे। वह गैम्बल नहीं करते थे, ड्रिंक नहीं करते थे और उनकी इकलौती लग्जरी अपनी शिफ्ट के एंड में एक कप कटिंग चाय थी। फिर भी उन्हें ऐसा लगता था जैसे वह किसी ऐसी रस्टेड टिन बकेट में पानी उड़ेल रहे हों। पैसा आता था और पैसा बाहर बह जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। रमजान के डेली रेगुलर पैसेंजर्स में अंकल बुरहानुद्दीन भी थे, जो एक बुजुर्ग बोहरा मर्चेंट थे और पुराने शहर की तंग गलियों में उनकी एक छोटी सी हार्डवेयर स्टोर थी। बुरहानुद्दीन एक शांत और रोबदार शख्सियत वाले इंसान थे। वह एक सिंपल, एकदम साफ इस्त्री किया हुआ सफेद कुर्ता पायजामा और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडर्ड बोहरा कैप पहनते थे और उनके हाथ में एक पुराना घिसा हुआ ब्राउन लेदर ब्रीफकेस होता था, जो खुद रमजान से भी ज्यादा पुराना लगता था। उनके सादे अपीयरेंस के बावजूद ट्रेड मार्केट में हर कोई बुरहानुद्दीन के बारे में बहुत रिस्पेक्ट से बात करता था। शहर भर में उनकी कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज थीं और उनका बिजनेस पूरी तरह से सेल्फ फंडेड था। एक शाम जब रमजान एलिस ब्रिज के पास लगे एक भारी ट्रैफिक जाम से रास्ता निकाल रहा था, तभी बुरहानुद्दीन पीछे की सीट से आगे की तरफ झुके। रमजान, बुजुर्ग मर्चेंट ने हॉर्न के शोर के बीच बहुत सॉफ्टली पूछा, आप कितने ईयर्स से ये रिक्शा चला रहे हैं? 5 ईयर्स, अंकल, रमजान ने अपने रियर व्यू मिरर में देखते हुए रिप्लाई किया। और इन 5 ईयर्स में आपके हाथों से लाखों रुपये गुजरे होंगे, एक बार में 20 और 50 रुपीज करके। मुझे बताइए रमजान, आपने अपनी मेहनत से जो भी पैसा कमाया है उसमें से कितना आज भी आपका अपना है? रमजान ने एक छोटी कड़वी हंसी हंसी, मेरा अंकल, इसमें से कुछ भी मेरा नहीं है। जिस मोमेंट कोई पैसेंजर मुझे 20 रुपये का नोट थमाता है, वह पहले से ही किसी और का हो चुका होता है। ये सीएनजी पंप ओनर का होता है, ये रिक्शा के लैंडलॉर्ड का होता है, ये ग्रॉसरी ट्रेडर का होता है। रात को 10 o'clock तक मैं उतना ही गरीब हो जाता हूं जितना सुबह 6 o'clock पर था। बुरहानुद्दीन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। आप गलत समझ रहे हैं मेरे बच्चे। आपको लगता है कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप अहमदाबाद में हर किसी के लिए एक अनपेड क्लर्क की तरह काम कर रहे हैं। आप गैस सेलर को पे करते हैं, आप लैंडलॉर्ड को पे करते हैं, आप ग्रेन मर्चेंट को पे करते हैं, आप टी सेलर को पे करते हैं। आपकी मेहनत का हिस्सा हर किसी को मिलता है, सिवाय उस इंसान के जिसने वाकई काम किया है। मेरे पास और चॉइस है, रमजान ने प्रोटेस्ट किया। उसकी आवाज में थोड़ी डेस्परेशन थी। अगर मैं गैस ओनर को पे नहीं करूंगा तो मेरी व्हीकल रुक जाएगी। अगर मैं लैंडलॉर्ड को पे नहीं करूंगा तो वो रिक्शा वापस ले लेगा। बचाने के लिए तो सिंपली कुछ बचा ही नहीं है। बुरहानुद्दीन ने पैसेंजर सीट के वुडन फ्रेम को टैप किया। मनी का फर्स्ट लॉ यही है, जो सदियों से चला आ रहा है। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका अपना है। आपकी अर्निंग्स चाहे कितनी भी कम क्यों न हो, ये 1/10 से कम नहीं होना चाहिए। हर कमाई का 10वां हिस्सा पहले अपना रख, लैंडलॉर्ड से पहले, गैस से पहले, दोपहर की चाय से भी पहले। अंकल, आप समझ नहीं रहे हैं, रमजान ने इंसिस्ट किया। मेरी डेली इनकम सर्वाइव करने के लिए बमुश्किल काफी है। जब पूरा 10/10 ही बमुश्किल पूरा पड़ता है तो मैं 1/10 कैसे निकाल सकता हूं? ओल्ड मर्चेंट ने जेंटली स्माइल किया और क्राउडेड स्ट्रीट की तरफ देखा। रमजान, 5 ईयर्स एगो जब आप पहली बार दरभंगा से आए थे तो क्या आप दिन के सिर्फ 100 रुपीज नहीं कमाते थे? हाँ, रमजान ने एडमिट किया, तब मैं एक छोटा रूट ड्राइव कर रहा था। क्या आप तब भूखे मर गए थे? बुरहानुद्दीन ने पूछा। क्या आप बिना खाने के स्ट्रीट पर सोए थे? नहीं, रमजान ने क्वाइटली कहा। मैंने मैनेज कर लिया था। आपने एडजस्ट किया था। बुरहानुद्दीन ने उसे फॉर्मली करेक्ट किया।
आपका डेली स्पेंडिंग आपकी इनकम के हिसाब से एक्सपेंड हो गया। अगर आज भी आपकी अर्निंग्स 100 रुपीज़ ही रहती तो भी आप 100 रुपीज़ में जीने का रास्ता निकाल लेते। अगर कल सुबह कोई पुलिस वाला आपसे 20 रुपीज़ का फाइन कलेक्ट कर ले तो भी आप रात को डिनर करने का तरीका ढूंढ ही लेंगे। आपको अपने फ्यूचर को लैंडलॉर्ड या गैस पंप से भी ज्यादा अर्जेंट बिल ट्रीट करना होगा। मर्चेंट पीछे लीन हुआ और उसने यंग ड्राइवर को एक फाइनल चैलेंज दिया। 30 डेज तक हर 100 कलेक्शन पर 10 रुपीज़ निकाल कर अलग रख लो। किसी भी चीज़ पर एक सिंगल पैसा भी स्पेंड करने से पहले इसे एक बॉक्स में डाल दो। प्रिटेंड करो कि वो मनी रोड पर खो गया था। ऐसा करो और 3 मंथ्स बाद आकर मुझसे बात करो। सेक्शन ब्रेक। द सीक्रेट ऑफ द स्मॉल स्टील टिन। उस रात रमजान कांकरिया के पास चाल में अपने छोटे से किराए के कमरे में वापस लौटा। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और पैर भारी लग रहे थे। उसने अपने दिन भर की कमाई गिनी, पूरे 180 रुपीज़। नॉर्मली वो गैस, रेंट, ग्रॉसरी और घर पैसे भेजने के लिए पूरे पैसों के ढेर को छोटी छोटी डेरियों में बांध देता। लेकिन बुरहानुद्दीन के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपका अपना है जिसे आपको संभाल कर रखना है। हिचकिचाते हुए, एक अजीब से गिल्टी फील होते हाथ से रमजान ने 2 10 रुपी नोट्स निकाले जो उसकी दिन भर की इनकम का लगभग 1/10 था और उन्हें अपने गद्दे के नीचे रखे एक खाली बिस्किट टिन में सरका दिया। उसे अचानक घबराहट फील हुई। वो शाम की सब्जियों का पेमेंट कैसे करेगा? वो कल फुल टैंक कैसे करवाएगा? हालांकि अगले 3 मंथ्स में जो हुआ उसने उसे हैरान कर दिया। रमजान का एक्सपेरिमेंट दी लाइफस्टाइल कंप्रेशन। डेली अर्निंग्स 180 रुपीज़। ओल्ड सिस्टम स्पेंड फर्स्ट, सेव स्क्रैप्स। CNG 40 रुपीज़, लीड्स टू रेंट 50 रुपीज़, लीड्स टू एक्सपेंसेस 90 रुपीज़, लीड्स टू सेविंग्स 0 रुपीज़। न्यू सिस्टम पे योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ पेमेंट 20 रुपीज़, लीड्स टू CNG 40 रुपीज़, लीड्स टू रेंट 50 रुपीज़, लीड्स टू एडजस्टेड लिविंग 70 रुपीज़। 90 डेज के बाद रिजल्ट 1800 रुपीज़ टिन बॉक्स में स्टोर्ड। बेसिक हेल्थ, शेल्टर या डेली वर्क परफॉर्मेंस पर 0 इम्पैक्ट। उसके सही में शौक की बात यह थी कि रमजान की लाइफ बर्बाद नहीं हुई। जब उसकी पॉकेट में 180 रुपीज़ के बजाय सिर्फ 160 रुपीज़ बचे थे तो उसके डेली बिहेवियर में एक अनसीन, अनकॉन्शियस बदलाव आया। उसने चाय की दुकान पर एक्स्ट्रा सिगरेट खरीदना बंद कर दिया। उसने दिन के एंड में सब्जियों के लिए थोड़ा ज्यादा बार्गेनिंग करना शुरू किया। उसने गैस बचाने के लिए ट्रैफिक लाइट्स पर बेवजह गाड़ी स्टार्ट रखने से परहेज किया। कोई कॉम्प्लेक्स बजट बनाए बिना या कोई ड्रामेटिक सेक्रीफाइस किए बिना उसके डेली एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बचे हुए 90% में फिट होने के लिए कंप्रेस हो गए। 90 डेज के एंड में रमजान ने अपने गद्दे के नीचे से वो पुराना बिस्किट टिन बाहर निकाला। उसने इसे अपनी लकड़ी की खाट पर झुकाया और हरे और नीले बैंक नोट्स का एक बड़ा ढेर बाहर गिर पड़ा। उसने कैश गिना, 1800 रुपीज़। 5 ईयर्स से पेचेक टू पेचेक, या यूं कहें कि फेयर टू फेयर जीने वाले इंसान के लिए 1800 रुपीज़ का प्योर कैश हाथ में होना किसी मिरेकल जैसा लग रहा था। ये उसकी एडल्ट लाइफ में एक सिंगल टाइम में जमा किए गए पैसों से कहीं ज्यादा था। पहली बार उसे ऐसा फील नहीं हुआ कि वो एक बेबस जरिया है जिससे होकर पैसा किसी और के पास चला जाता है। उसे एक बहुत ही रियल और शांत तरीके से खुद के प्रॉपर्टी वाले इंसान होने का एहसास हुआ। उन्होंने खुद को सबसे पहले पे किया था। सेक्शन ब्रेक। द मॉडर्न सैलरीड क्लास। सेल्फ रॉबरी में एक मास्टर क्लास। अगर आप रमजान की स्टोरी बेंगलुरु, गुड़गांव या हैदराबाद में काम करने वाले किसी 28 ईयर ओल्ड कॉरपोरेट प्रोफेशनल को सुनाएंगे तो शायद वो एक कंडिसेंडिंग वार्मथ के साथ स्माइल करेंगे। वो इसे बीते हुए दौर की छोटे शहर की फ्रुगैलिटी के बारे में एक टचिंग स्टोरी की तरह देखेंगे। फिर भी अगर आप उस मॉडर्न प्रोफेशनल की मंथली सैलरी के फाइनेंशियल मैकेनिक्स को एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मॉडर्न मिडिल क्लास ठीक उसी साइकोलॉजिकल डिल्यूजन में फंसी हुई है जिसमें बोहरा मर्चेंट से मिलने से पहले रमजान फंसा हुआ था। इनफैक्ट हमारे मॉडर्न फाइनेंशियल इकोसिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम इंजीनियर कर दिया है जो पेइंग योरसेल्फ लास्ट को ह्यूमन एग्जिस्टेंस की एब्सोल्यूट डिफॉल्ट सेटिंग बना देता है। 1.2 लाख पर मंथ कमाने वाले एक सैलरीड एम्प्लॉय की मंथली जर्नी पर गौर कीजिए। एक्सट्रैक्शन का सैलरीड वाटरफॉल। ग्रॉस सैलरी 1,200,000 रुपीज पर मंथ। गवर्नमेंट TDS डिडक्टेड एट सोर्स, जो आपके बैंक बैलेंस देखने से पहले ही काट लिया जाता है। लेंडर्स फर्स्ट या फिफ्थ को ऑटो डेबिटेड EMI, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड मिनिमम। लैंडलॉर्ड और यूटिलिटीज फिफ्थ को होने वाले ट्रांसफर्स, हाउस रेंट,
मेंटेनेंस, वाई-फाई, इलेक्ट्रिसिटी, सर्विस इकोनॉमी, डिस्क्रेशनरी डेली स्पेंड, फूड डिलीवरी एप्स, कैब्स, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। आप रेसिडुअल स्क्रैप्स, जो भी महीने की 30 तारीख को बच जाता है। आपकी सैलरी स्लिप आपकी मेहनत का सेलिब्रेशन नहीं है, यह स्ट्रक्चरल एक्सट्रैक्शन का एक डॉक्यूमेंट है। इससे पहले कि आपकी अर्निंग्स आपके सैलरी अकाउंट को टच भी करें, सरकार को पे करने के लिए आपका एम्प्लॉयर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जिस मोमेंट महीने की फर्स्ट डेट को बची हुई नेट सैलरी क्रेडिट होती है, प्री ऑथराइज्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस की एक सीरीज किक इन हो जाती है। मॉर्गेज बैंक आपके अपार्टमेंट के लिए अपना कट ले लेता है। व्हीकल फाइनेंस कंपनी आपकी कार के लिए अपना कट ले लेती है। क्रेडिट कार्ड इश्यूअर पिछले महीने के डाइनिंग आउट और इलेक्ट्रॉनिक अपग्रेड्स के लिए अपना कट ले लेता है। महीने के 5th डे तक आपकी हार्ड अर्नड मनी का 70% इंस्टीट्यूशनल एंटिटीज के अकाउंट्स में वैनिश हो चुका होता है। आप बचे हुए 30% के साथ क्या करते हैं? आप इसे पूरे महीने फूड, यूटिलिटीज, सब्सक्रिप्शन और सोशल कमिटमेंट्स पर स्पेंड करते हैं और खुद को एक डेडली प्रॉमिस से तसल्ली देते हैं कि महीने के एंड में जो कुछ भी बचेगा मैं उसे सेविंग्स में डाल दूंगा। और महीने की 30th तारीख को क्या बचता है? आमतौर पर कुछ 100 रुपये, लगातार बने रहने वाले स्ट्रेस का पहाड़ और यह खामोश एहसास कि ग्लोबल इनकम के टॉप टियर में आने वाली सैलरी कमाने के बावजूद आपने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से जीरो इक्विटी हासिल की है। सेक्शन ब्रेक, द टू एंसेस्टर्स, पापा वर्सेस अम्मा का स्टील डब्बा। भारतीय घरों में यह ट्रैप इतना कॉमन क्यों है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारे पेरेंट्स मंथली मनी साइकिल को कैसे संभालते थे। चैप्टर 1 के पापा को याद कीजिए। पापा ने एक प्राइवेट फर्म में 32 ईयर्स काम किया। हर महीने उनकी सैलरी आती थी और हर महीने वे समझदारी से घर का रेंट, स्कूल की फीस, ग्रोसरी स्टोर का बिल और यूटिलिटी चार्जेस पे करते थे। पापा एक ईमानदार, हार्डवर्किंग इंसान थे जो अपनी सारी ड्यूटीज पूरी करने में यकीन रखते थे। लेकिन पापा ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क पर काम करते थे, जो था इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल्स सेविंग्स। द ट्रेडिशनल सेविंग्स फैलेसी। इनकम से एक्सपेंसेस होते हैं जिससे सेविंग्स होती है, अगर कोई बची तो। क्योंकि बढ़ते हुए भारतीय परिवार में जिंदगी अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स का एक न खत्म होने वाला सिलसिला होती है, जैसे कजिन की शादी, स्कूल एक्सकर्शन, कोई अनएक्सपेक्टेड मेडिकल टेस्ट या टूटा हुआ रेफ्रिजरेटर। इसलिए पापा के एक्सपेंसेस लगातार बढ़ते गए और उनकी इनकम का 99% हिस्सा कंज्यूम कर गए। जब उनकी कंपनी में अचानक डाउनसाइजिंग हुई और उन्हें पिंक स्लिप थमा दी गई, तो वे ये जानकर हैरान रह गए कि 3 डिकेड्स की कड़ी मेहनत के बाद भी उनके पास वर्चुअली जीरो लिक्विड रनवे बचा था। उन्होंने 32 ईयर्स बाकी सब के लिए एक परफेक्ट क्लर्क बनकर बिता दिए और खुद के लिए कुछ नहीं छोड़ा। पापा के इस मेथड की तुलना चैप्टर 3 सेक्शन 3.7 वाले अम्मा के स्टील डब्बे से कीजिए। अम्मा के पास कोई MBA नहीं था और न ही उन्हें कॉम्प्लेक्स एसेट एलोकेशन की समझ थी, लेकिन अम्मा के पास फाइनेंशियल सर्वाइवल की एक स्वाभाविक और पुरानी समझ थी। जिस दिन पापा उन्हें मंथली हाउस होल्ड बजट का कैश सौंपते थे, अम्मा सीधे सब्जी मंडी नहीं जाती थीं। गेहूं, चावल या दूध पर एक भी रुपया खर्च करने से पहले अम्मा चुपचाप 500 रुपये का नोट निकालती थीं और उसे किचन कैबिनेट में हल्दी के जार के पीछे रखे एक गोल स्टेनलेस स्टील के डिब्बे में गहराई में छिपा कर रख देती थीं। अम्मा का सीक्रेट सिस्टम, हाउस होल्ड बजट रिसीव होते ही सबसे पहले स्ट्राइक होता है स्टील डब्बा, जिसके बाद रिमेनिंग कैश ग्रोसरीज और यूटिलिटीज के लिए यूज होता है। उन्होंने उस छुपाकर रखे कैश को कोई ऑप्शनल सेविंग्स नहीं, बल्कि फैमिली के फ्यूचर द्वारा उसके प्रेजेंट पर लगाया गया एक मैंडेटरी टैक्स माना। जब भी फैमिली के सामने छोटी मोटी प्रॉब्लम आती, जैसे घर की कोई अर्जेंट रिपेयर या अचानक आया मेडिकल एक्सपेंस, तो हमेशा अम्मा का वो चुपचाप रखा स्टील का डिब्बा ही घर को एम्बेरसमेंट या महंगे इनफॉर्मल बोरोइंग से बचाता था। अम्मा अनजाने में ही पे योरसेल्फ फर्स्ट की प्रैक्टिस करती थीं। वो जानती थीं कि अगर कैश उनके पर्स में रहा तो सब्जी वाला, दर्जी और मिठाई की दुकान वाले किसी न किसी तरह उसे ले ही लेंगे। खर्चा शुरू होने से पहले ही उसे छुपाकर उन्होंने घर के डेली खर्चों को बचे हुए बैलेंस के हिसाब से डलने पर मजबूर कर दिया। सेक्शन ब्रेक, हायरार्की को पलटना, मॉडर्न सेल्फ पेमेंट का मैकेनिज्म। अम्मा का स्टील का डिब्बा कैश पर चलने वाली दुनिया के लिए एक ब्रिलियंट बिहेवियरल हैक था, लेकिन आज की डिजिटल, हाइपर कनेक्टेड, ऑटो डेबिटिंग इकोनॉमी में हल्दी के जार के पीछे कैश रखना काफी नहीं है। हमें अम्मा की इस आदत को एक सिस्टमैटिक फाइनेंशियल इंजन के रूप में फॉर्मलाइज और ऑटोमेट करना होगा। आपको अपनी लाइफ की फंडामेंटल इक्वेशन को इससे पलटना होगा। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इक्वल सेविंग्स। वेल्थ क्रिएशन के इस पक्के रूल पर
Income minus savings open parenthesis your first cut close parenthesis equals expenses. The architecture of automated sovereignty. सैलरी क्रेडिट महीने की फर्स्ट तारीख। स्टेप 1 महीने की सेकंड तारीख को इंस्टेंट आउटफ्लो। इंडेक्स या इक्विटी फंड्स में ऑटोमेटेड एसआईपी। इमरजेंसी बफर में ऑटोमेटेड ट्रांसफर्स। आपका कैपिटल रिटेंशन मिनिमम 20%। स्टेप 2 3rd से 30th तारीख तक रिमेनिंग बैलेंस। रेंट, यूटिलिटीज, ईएमआई, फूड, लाइफस्टाइल। बाकी के 80% के लिए फोर्स्ड बिहेवियरल एडेप्टेशन। ये थोड़ा और सेव करने की कोशिश करें, जैसा कोई कैजुअल सजेशन नहीं है। ये आपकी सैलरी और बैंक अकाउंट के रिश्ते का एक स्ट्रक्चरल रीडिजाइन है। इसे प्रैक्टिकली कैसे एग्जीक्यूट करना है वो यहां दिया गया है। द सेकंड डे रूल। अपनी ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स यानी एसआईपीज या रिकरिंग डिपॉजिट्स को महीने की सेकंड या थर्ड डेट को ट्रिगर होने के लिए सेट करें, आपकी सैलरी क्रेडिट होने के तुरंत बाद और आपकी लोन ईएमआई, रेंट या बाकी बिल पेमेंट्स प्रोसेस होने से पहले। अपनी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को लाइन में सबसे आगे रखकर आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग को कोई ऐसी लग्जरी नहीं मानते जिसे सब कुछ ठीक रहने पर फंड किया जाए, बल्कि अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक पक्की और नॉन नेगोशिएबल लायबिलिटी मानते हैं। मिनिमम 20% प्रिंसिपल। जैसे बुरहानुद्दीन ने रमजान को 1/10 रखने का इंस्ट्रक्शन दिया था, इंडिया में हर सैलरीड प्रोफेशनल को कंज्यूमर इकोनॉमी में जुड़ने से पहले अपनी नेट टेक होम पे का मिनिमम 20% बचाकर रखने का टारगेट बनाना चाहिए। अगर आपकी टेक होम पे 80,000 रुपीज है तो सैलरी डे पर आपका पहला काम 16,000 रुपीज को यील्ड जनरेटिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ व्हीकल्स में ऑटोमेटेड ट्रांसफर करना होना चाहिए। आप खुद से ये नहीं पूछते कि क्या आप उन 16,000 रुपीज को मूव करना अफोर्ड कर सकते हैं। आप एक्सेप्ट करते हैं कि महीने की आपकी रियल फंक्शनल इनकम 64,000 रुपीज है और आप अपनी लाइफस्टाइल को उस रियलिटी के हिसाब से डालने के लिए फोर्स करते हैं। साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन रियलाइनमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम आपको सेव करने से रोकने के लिए फ्रिक्शन का यूज करता है और आपसे खर्च करवाने के लिए जीरो फ्रिक्शन टेक्नोलॉजी का। यूपीआई, वन क्लिक चेकआउट्स और बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स ऐसे डिजाइन किए गए हैं ताकि इससे पहले कि आपका रैशनल माइंड कोई ऑब्जेक्शन करे, आपकी जेब से पैसा निकल जाए। हायरार्की को फ्लिप करने से यह मैकेनिक आपके एडवांटेज के लिए काम करने लगता है। जब आपकी सैलरी क्रेडिट होने के 24 आवर्स के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट आपके मेन स्पेंडिंग अकाउंट से निकल जाता है, तो आपका बाकी बचा बैंक बैलेंस विजुअली कम हो जाता है। जब आप महीने की 10th डेट को अपना बैंकिंग ऐप खोलते हैं और एक छोटा नंबर देखते हैं, तो आपका ब्रेन नेचुरली कॉशन ट्रिगर करता है। आपके देर रात अननेसेसरी फूड ऑर्डर करने या इंपल्सिव ऑनलाइन परचेज करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट समझदारी के लिए आर्टिफिशियली इंजीनियर किया गया है। सेक्शन ब्रेक। एक्सक्यूज इवेपोरेटेड द मैथ ऑफ सोवेरेंटी। जब प्रोफेशनल्स इस प्रिंसिपल को सुनते हैं तो उनका इमीडिएट इंस्टिंक्टिव रिएक्शन रेजिस्टेंस होता है। आप मुंबई में मेरा रेंट नहीं समझते, मेरे बच्चे की स्कूल फीस अभी 15% बढ़ गई है, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे अपनी कार ईएमआई पे ऑफ करनी है। आइए इन बहानों का बिल्कुल ईमानदारी से सामना करते हैं। अगर चाल में रहने वाला, दिन के 180 रुपये कमाने वाला, बिहार में रह रही अपनी बूढ़ी माँ और स्कूल जाने वाली बहन को सपोर्ट करने वाला रमजान भाई, जिसके पास जीरो जॉब सिक्योरिटी और जीरो इंस्टीट्यूशनल सेफ्टी नेट है, अपनी ग्रॉस डेली अर्निंग्स में से 11% काटकर बिना अपनी लाइफ को कोलेप्स किए एक बिस्कुट के डिब्बे में छिपा सकता है, तो मंथली सैलरी कमाने वाले किसी भी कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के पास कोई जायज बहाना नहीं है। इनकम पर कंपैरेटिव क्लेम्स। आपके पैसों पर दुनिया का क्लेम। इनकम टैक्स ऑफिसर, होम लोन बैंक, जर्मन कार लीज, हाई एंड कैफे चेन और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वर्सेस आपके पैसों पर आप क्लेम। एज 45 में आपकी टाइम ऑटोनॉमी, आपका इमरजेंसी मेडिकल कुशन, टॉक्सिक जॉब छोड़ने की आपकी फ्रीडम और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के दौरान आपका पीस ऑफ माइंड। इश्यू लगभग कभी भी इनकम की कमी का नहीं होता, ये क्लेम्स की प्रायोरिटी का इश्यू है। जब आप बाकी सभी को पहले और खुद को सबसे लास्ट में पे करते हैं, तो आप साफ तौर पर यह डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि लैंडलॉर्ड का एसेट पोर्टफोलियो, बैंक का प्रॉफिट मार्जिन, ऑटोमोबाइल कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स और लोकल कॉफी शॉप का रेवेन्यू, यह सब आपकी फैमिली की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस हायरार्की को पलट देते हैं और खुद को पहले पे करते हैं, तो आप काम के साथ अपने रिलेशनशिप को बदल देते हैं। आप सिर्फ पास्ट लायबिलिटीज को चुकाने या इमीडिएट कंजम्पशन को फंड करने के लिए काम करना बंद कर देते हैं।
आप सिस्टमैटिक तरीके से अपनी खुद की फ्रीडम खरीदने के लिए काम करना शुरू करते हैं। सेक्शन ब्रेक। रमजान के टिन बॉक्स का क्या हुआ? रमजान भाई ने अपने गद्दे के नीचे रखे उस धूल भरे टिन बॉक्स में 1800 रुपयों का क्या किया? क्या उन्होंने इसे एक नई वॉच, ईद के सुंदर कपड़ों या किसी लविश मील पर खर्च किया? उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया। रियल लिक्विड कैपिटल होने के कॉन्फिडेंस के साथ रमजान ओल्ड अहमदाबाद के हार्डवेयर स्टोर पर अंकल बुरहानुद्दीन को अपने डिसिप्लिन का फिजिकल प्रूफ दिखाने वापस गए। बूढ़े मर्चेंट ने नोटों के ढेर को देखा, मुस्कुराए और रमजान को दूसरा लेसन दिया। एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसने रमजान को किसी और का ऑटो रिक्शा चलाने वाले इंसान से बदलकर अपनी किस्मत का खुद मालिक बना दिया और आगे चलकर अपनी खुद की एक फ्लीट का मालिक बना दिया। हम अपनी जर्नी के आगे के सेक्शंस में रमजान के अगले स्ट्रेटेजिक मूव पर और उन्होंने उस टिन बॉक्स की सेविंग्स को कैसे डिप्लॉय किया, इस पर वापस आएंगे। फिलहाल अपने खुद के सैलरी अकाउंट को देखिए। अगले महीने के फर्स्ट वीक के लिए शेड्यूल्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को देखिए। खुद से वही अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछिए जो अंकल बुरहानुद्दीन ने उस अहमदाबाद ट्रैफिक जाम के बीच में रमजान से पूछा था। इस महीने अपनी इंटेलेक्ट, अपने लंबे वर्किंग आवर्स और अपने स्ट्रेस के जरिए आपने जो भी पैसा कमाया उसमें से असल में कितना पैसा आपका अपना बनकर रहा? अगर जवाब है जो भी बच जाता है तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइफ के कोड को रीराइट करने का टाइम है। सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट सेक्शन में हम अरकाद की एंशियंट विजडम को और आगे ले जाते हैं, उनके फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को सीधे मॉडर्न इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसलेट करते हुए 4.2 द 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स अडेप्टेड फॉर इंडियन सैलरीज।